गॉसियन रैंडम वेरिएबल क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है जिसके बेस पे हम उसे गॉसियन वेरिएबल बोलते हैं. देन व्हाट इज द हाउ वी कैन कैलकुलेट द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ गॉसियन रैंडम वेरिएबल, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है. नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट रैंडम प्रोसेस. रैंडम प्रोसेस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैंडम प्रोसेस लाइक स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस, नॉन स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस, वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस. तो ये इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली ये क्या चीज है. देन उसके बाद रैंडम प्रोसेस के एनालिसिस करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एंड ऑटो कोरिलेशन फंक्शन. तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा इन फंक्शंस का, और इसके बाद ये फंक्शन जो मेनली यूज होंगे वो हमारे सेकेंड यूनिट के अंदर आएंगे, जहां पे हम डिफरेंट लाइन कोडिंग के अंदर पीएचडी को ड्राइव करेंगे. राइट, तो वहां पे आप लोग बहुत अच्छे से इनको और अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बट यहां पे केवल और केवल हम लोग फॉर्मूलों की बात करने वाले हैं. राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, दैट इज रैंडम प्रोसेस. सो रैंडम प्रोसेस, व्हाट इज रैंडम प्रोसेस? अब मुझे पता है, मैं एक चीज पढ़ चुका हूं कि इफ देयर इज एन एक्सपेरिमेंट ई, रैंडम एक्सपेरिमेंट ई हैविंग सम आउटकम लैम्डा. एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट इज हैविंग सम आउटकम, और वो आउटकम कहां से मिलता है? वो आउटकम हमें सैंपल स्पेस से मिलता है. राइट, अब अगर हम ये बोले इफ दिस आउटकम लैम्डा इज एसोसिएटेड विद टाइम, इफ दिस आउटकम इज डिपेंडेंट ऑन टाइम या रिलेटेड टू टाइम, देन ए फंक्शन ऑफ लैम्डा एंड टी इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्स लैम्डा टी. और यही जो फंक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड अ रैंडम प्रोसेस. यानी रैंडम प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? रैंडम प्रोसेस इज जस्ट डिफाइंड एज ए फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द टू वेरिएबल, या दैट इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल. वन इज लैम्डा व्हिच इज द आउटकम ऑफ सम एक्सपेरिमेंट फ्रॉम इट्स सैंपल स्पेस, एंड इट डिपेंड्स ऑन द टाइम वैल्यू आल्सो. सो रैंडम प्रोसेस इज डिफाइंड एज एक्स लैम्डा टी. नाउ जैसा हमने रैंडम वेरिएबल के केस में पढ़ा था, दैट इज स्टैटिस्टिकल एवरेजेस और स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम हम रैंडम प्रोसेस के लिए भी उन्हीं सब चीजों को एज इट इज डिफाइन कर सकते हैं. लाइक सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF. तो CDF क्या था? CDF इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल टेक्स एनी वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू x. तो यहां पे रैंडम वैल्यू की जगह यहां पे रैंडम प्रोसेस आपने लगा दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम प्रोसेस लेस देन इक्वल टू x, दैट इज गिवन एज CDF फंक्शन ऑफ दैट रैंडम प्रोसेस. यानी कैपिटल F से हम रिप्रेजेंट करते थे, तो सेम चीज यहां पे CDF हो गया. देन PDF की अगर हम बात करें तो दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ योर CDF फंक्शन, दैट गिव्स मी PDF. अगर हम मीन कैलकुलेट करते थे तो दिस इज सिंपली माइनस इनफिनिटी x ऑफ, यहां पे आता था PDF फंक्शन, तो दिस इज नथिंग बट द PDF फंक्शन ऑफ दिस रैंडम प्रोसेस. राइट, एंड मीन स्क्वायर वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी होती थी तो माइनस इनफिनिटी x स्क्वायर, देन दिस इज द PDF फंक्शन ऑफ रैंडम प्रोसेस. तो अगर आप फॉर्मूलों की बात करेंगे तो जो अब तक हमने पढ़ा है रैंडम वेरिएबल के केस में, वही सेम चीज यहां पे अप्लाई हो रखी है, कोई नई चीज नहीं है. तो इसलिए यहां पे रैंडम प्रोसेस के अंदर अगर हम एक वेरिएबल कंसीडर करें x और टाइम को कांस्टेंट मान ले, इफ वी आर कंसीडरिंग टाइम इज कांस्टेंट, देन इट बिकम्स अ रैंडम वेरिएबल. तो सारी चीज वहीं की वहीं पहुंच जाती है जो अब तक हम स्टडी कर चुके हैं. राइट, नेक्स्ट अगर इसमें एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज कॉल्ड ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, जो आप आगे भी यूज देखोगे. ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या है? अगर हम दो रैंडम प्रोसेस का आपस में ही कोरिलेशन निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटो कोरिलेशन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R, कैपिटल X, T1 और T2. दो फंक्शन है जो कि टाइम T1 और T2 पे रिलेवेंट है. सो फर्स्ट फंक्शन होगा XT1, दूसरा फंक्शन होगा XT2. तो दोनों के सिंपली क्या हो रहा है? दोनों का सिंपली मीन मल्टीप्लाई हो रहा है. तो दैट इज माइनस इनफिनिटी x y fx x y t1 t2. और अगर हम टाइम को कांस्टेंट माने तो दिस फॉर्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज x y fx x y dx dy. तो आगे चल के आप एक प्रॉपर्टी का मैं यूज भी करूंगा कि दिस बेसिकली ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का यूज हम बहुत जगह देखेंगे जब दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं, और इसे ऐसे भी आप लिखोगे कि Rx ऑफ टाउ इज इक्वल टू फर्स्ट सिग्नल दैट इज Ex एंड द सेकंड सिग्नल Ex प्लस टाउ. राइट, तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन में प्रॉपर्टी मिलेगा. बट यहां पे केवल और केवल मुझे एक फॉर्मूला देना है कि अगर आपको बाय द वे 2 नंबर के क्वेश्चन में लिखने के लिए आ जाए कि व्हाट इज ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, तो आप वहां पे इस फंक्शन को डिफाइन कर सकें. बाकी अभी आगे एप्लीकेशन आप बहुत सारी देखोगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे जहां पे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन यूज हो जाएगा. राइट, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो देयर इज अ टाइप्स ऑफ रैंडम प्रोसेस. तो सबसे पहली टाइप है स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस. व्हाट इज स्टेशनरी? नाउ द वर्ड मींस स्टेशनरी मींस कांस्टेंट. तो अगर मेरे रैंडम प्रोसेस के अंदर जो हमारी स्टैटिस्टिक्स हैं, लाइक मीन है, वेरिएंस है, ये अगर चेंज नहीं हो रहे हैं, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय
एनी शिफ्ट इन द टाइम ओरिजिन, टाइम के साथ अगर इन वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, देन इट इज कॉल्ड अ स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस। और अगर ये वैल्यू टाइम के साथ वैरी कर रही है, देन इट इज कॉल्ड अ नॉन स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस इफ इट्स स्टैटिक्स आर अफेक्टेड बाय एनी शिफ्ट इन टाइम ओरिजिन। वहीं पे थर्ड टाइप का रैंडम प्रोसेस क्या है, दैट इज कॉल्ड वाइड सेंस स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस। नाउ व्हाट इज वाइड सेंस? द प्रोसेस मे नॉट बी स्टेशनरी इन स्ट्रिक्ट सेंस, मतलब अगर हम स्ट्रिक्टली देखें तो प्रोसेस स्टेशनरी नहीं है, बट स्टिल द मीन एंड द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ शिफ्ट ऑफ द टाइम रीजन। मतलब हमारा जो मीन कैलकुलेट आप करोगे इस टाइप के फंक्शन का, या ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आप कैलकुलेट कर रहे हो, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम, मतलब वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होगा, राइट। तो ये है आपका रैंडम प्रोसेस क्लासिफिकेशन। तीन कैटेगरी हमने डिवाइड किया, स्टेशनरी, नॉन स्टेशनरी, वाइड सेंस स्टेशनरी। अब अगर मैं इस पे एक क्वेश्चन बनाने की दिखाऊं तो क्वेश्चन किस तरह से इस पे पुटअप हो सकता है? थियोरेटिकली तो है कि आप प्रोसेस डिफाइन कर सको या रैंडम प्रोसेस क्या है, रैंडम प्रोसेस की टाइप्स क्या है। अब अगर हम इस पे एक न्यूमेरिकल लेके देखें तो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, लाइक कंसिडर द रैंडम प्रोसेस दैट इज xt इज इक्वल टू cos t प्लस फाई, वेयर फाई इज अ रैंडम वेरिएबल, राइट। अब ये दो फंक्शन हो गए ना, फाई एंड t, तो फाई इज अ रैंडम वेरिएबल विद डेंसिटी फंक्शन। फाई का जो डेंसिटी फंक्शन है दैट इज 1/π, वेयर -π/2 से फाई लाई करता है +π/2 तक। चेक वेदर और नॉट द प्रोसेस इज स्टेशनरी। तो हमने स्टेशनरी की डेफिनेशन में क्या पढ़ा है? स्टेशनरी की डेफिनेशन में पढ़ा है कि अगर हमारे गिवन रैंडम प्रोसेस का मीन या वेरिएंस टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, देन द प्रोसेस इज स्टेशनरी। तो मैं यहाँ क्या कैलकुलेट करूं? मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा मीन ऑफ द पर्टिकुलर गिवन प्रोसेस। तो मीन कैसे कैलकुलेट करते थे? इफ यू रिमेंबर, -∞ x डॉट this PDF, and PDF is what? This PDF is basically, अभी मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ पहले फॉर्मूला, उसके बाद जब आप वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है cos t प्लस फाइव, तो दिस इज बेसिकली cos ऑफ t प्लस फाइव। एंड व्हाट इज द PDF ओवर हियर? PDF इज 1/π। और PDF जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? -π/2 से +π/2 तक। तो ये जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी -π/2 से +π/2 तक, राइट। और इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? यहाँ पे फंक्शन क्या है, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या है? दिस इज फाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका d फाई, राइट। तो हमारा वैल्यू बन जाएगी -π/2 टू π/2 cos ऑफ t प्लस फाई इंटू 1/π ऑफ d पाई, राइट। अब इसमें मुझे फाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो 1/π इज अ कांस्टेंट, तो 1/π तो बाहर निकल आएगा, और cos t प्लस फाई को मुझे करना होगा इंटीग्रेट, राइट। यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 1/π -π/2 टू π/2 एंड देन cos ऑफ t प्लस फाई d फाई, जिसको मैं इंटीग्रेट करूंगा। सो इंटीग्रेट करके मुझे क्या मिलेगा? 1/π इज अ कांस्टेंट, और cos t पाई प्लस फाई का इंटीग्रेशन होता है sin t प्लस फाई, cos का साइन हो गया, और इसकी लिमिट हो जाएगी -π/2 टू +π/2। जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो एक बार हमने फाई की लिमिट पुट करी π/2, तो ये बन गया sin t प्लस π/2, और एक बार -sin t माइनस π/2, क्योंकि सेकेंड लिमिट है -π/2, राइट। अब अगर मैं इसमें देखूं तो ये जो टर्म है t माइनस π/2, दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ π/2 माइनस t, राइट। और इसका जो माइनस बाहर आएगा, इस माइनस की वजह से माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा प्लस, यानी दिस टर्म कैन बी रिटन एज साइन ऑफ t प्लस π/2 प्लस साइन ऑफ π/2 माइनस t, राइट। और साइन π/2 माइनस t क्या हो जाएगा? व्हाट इज साइन π/2 माइनस t? जी हाँ, cos sin 90 माइनस t क्या होता है? cos ऑफ t, राइट। और sin t प्लस मतलब π/2 प्लस t क्या होता है? दिस इज अगेन cos थीटा, मतलब sin 90 प्लस थीटा हो या sin 90 माइनस थीटा हो, दोनों ही केस में वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग? cos ऑफ थीटा। तो जब हम इसे यहाँ सॉल्व करेंगे तो दोनों ही केस में हमें वैल्यू मिलेगी, दिस वन बिकम्स cos ऑफ t एंड दिस वन ऑल्सो बिकम cos ऑफ t, तो ये बन जाएगा 2 cos t बाय पाई। दैट मीन्स जो मीन वैल्यू है वो टाइम पे डिपेंडेंट है, इसलिए प्रोसेस कैसा है? ये प्रोसेस स्टेशनरी नहीं है, राइट, क्योंकि हमने मीन कैलकुलेट किया, एंड मीन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो द प्रोसेस इज नॉट स्टेशनरी। आई होप आपको क्वेश्चन में कुछ क्लियरिटी बनी होगी कि स्टेशनरी प्रोसेस को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने और यहाँ पे कंसिडर किया, दैट इज स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस x इज इक्वल टू गिवन है, हैज ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इज गिवन ओवर हियर। वी हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोसेस, यानी ऑटो कोरिलेशन से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज क्वेश्चन में यूज करने वाला हूं, वो प्रॉपर्टी आप आगे तक के लिए याद रखिएगा हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज आर टाउ इज इक्वल टू ई ऑफ x ऑफ t डॉट x ऑफ t प्लस टाउ,
राइट। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो हम बहुत बार आगे भी यूज करेंगे। तो अगर इस प्रॉपर्टी में आप टाउ की जगह 0 पुट कर देते हैं, इफ आई एम पुटिंग टाउ इज इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा x ऑफ t डॉट x ऑफ t, और xt क्या हो गया, एक तरह से x स्क्वायर t, राइट, दिस बिकम x स्क्वायर t। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको मीन स्क्वायर वैल्यू, राइट, मीन स्क्वायर वैल्यू दैट इज ई एक्स स्क्वायर टी, जो हम पहले भी कैलकुलेट करते थे। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन से अगर मुझे मीन स्क्वायर वैल्यू चाहिए तो दैट इज इक्वल टू r0, यानी टाउ की जगह क्या पुट कर दूं, 0। तो अब मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या है, मुझे क्वेश्चन में r टाउ ये गिवन है, तो अगर मैं इसको टाउ को 0 पुट कर दूंगा तो दिस बिकम 16 प्लस 9 e टू द पावर 0, दैट मीन 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। सो 25 इज द वैल्यू ऑफ दिस मीन स्क्वायर वैल्यू। तो पहली प्रॉपर्टी जो आपकी यहां पे लगेगी वो यही लगेगी कि r टाउ इज इक्वल टू दिस, यहां से 0 रखा, मीन स्क्वायर वैल्यू के बराबर आया, और फिर आपने मीन स्क्वायर वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी आपको मीन कैलकुलेट करा जा सकता है फ्रॉम द गिवन ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, और उसका रिलेशन है दिस म्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट टाउ टेंड्स टू इन्फिनिटी आर ऑफ टाउ। तो अगर हम आर टाउ गिवन में टाउ को इनफाइनाइट पुट कर देते हैं, एक बार हमने टाउ को क्या पुट करा, एक बार हमने टाउ को 0 पुट करा, तो मुझे क्या मिला, टाउ इज इक्वल टू 0 पे मुझे मिलती है ई एक्स स्क्वायर वैल्यू, यानी कि मीन स्क्वायर वैल्यू। और अगर मैं टाउ को इन्फिनिटी पुट करने जा रहा हूं तब मुझे मिलेगा मीन वैल्यू का स्क्वायर, बेसिकली म्यू एक्स स्क्वायर। तो अगर आप यहां पे टाउ को इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अगेन क्या होता है, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी दैट इज 0। तो दैट मींस 16 प्लस 9 e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी दैट इक्वल्स इक्वल टू 16। तो यहां से आपके म्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन गई, 16, यानी म्यू एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 4। यानी अगर आपको मीन पूछा जा रहा है बाय अ गिवन ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, देन वी कैलकुलेट द मीन इन दिस प्रोसेस, राइट। देन अब मेरे पास कैलकुलेट क्या करना था, हमें कैलकुलेट करना था स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आई हैव ई एक्स स्क्वायर, आई हैव मीन वैल्यू। तो एज यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है वेरिएंस इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर टी, यानी मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस स्क्वायर ऑफ द मीन। तो स्क्वायर ऑफ द मीन हमने कैलकुलेट किया 16, ये 25, तो दिस वैल्यू बिकम 9। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस दैट इज अंडर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3। तो अगर इस तरह से आपके पास कोई ऑटो कोरिलेशन फंक्शन गिवन हो और उससे आपको मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमने प्रोसेस देखा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सेकेंड यूनिट में जहां मैं पीएचडी कैलकुलेट कराऊंगा, मैंने बोला था, वहां पे आपको बहुत काम आने वाला है। नाउ द लास्ट वन इज कॉल्ड द पीएचडी, जो मैं बोल रहा था। तो यहां पे जस्ट मैं आपको एक रिलेशनशिप दे रहा हूं कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होता क्या है। तो व्हाट इज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। जस्ट ऑटो कोरिलेशन फंक्शन अगर मुझे गिवन है, मैं उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कर दूं, देन आई गेट द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो ये सेम फॉर्मूला है, अगर आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म याद भी हो तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दिस इज अवर कोरिलेशन फंक्शन, और इसको e टू द पावर माइनस j 2 पाई ft dt के रेस्पेक्ट में, यानी कि हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म कर दिया, इट विल रिप्रेजेंट योर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। और अगर आपको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी गिवन है, यू वांट टू कैलकुलेट द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, देन वी हैव टू डू इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी e टू द पावर j 2 पाई ft, और यहाँ पे df के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है बिकॉज नाउ वी आर डूइंग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, राइट। सो मैं यहाँ केवल आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, कैलकुलेशन या यूज हम सब आगे देखने वाले हैं। सो बेसिकली इसी टॉपिक के साथ मैं यहाँ पे यूनिट नंबर 1 को कर रहा हूँ फिनिश। और यूनिट नंबर 1 में आपने जो सीखा है दैट इज प्रोबेबिलिटी, या मैं कहूँ प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी, या रैंडम वेरिएबल की किस तरह से मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब आप कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको आगे कोई भी यूनिट है, चाहे वो सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, कहीं पे भी कैलकुलेशन के दौरान ये चीजें बहुत बार यूज हो जाएंगी कि प्रोबेबिलिटी कैसे आती थी, या रैंडम वेरिएबल कैसे कैलकुलेट करते थे, मतलब मीन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अपनी यूनिट नंबर 1 को अच्छे से फिनिश कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, जहां मैं स्टार्ट करूंगा यूनिट नंबर 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिजिटल मॉड्यूलेशन, डिजिटल सिस्टम के बारे में, कि कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स होते हैं डिजिटल सिस्टम के अंदर, कैसे ट्रांसमिशन होता है, राइट। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।